दरवाजा खटखटाने की आवाज महक को बार बार सुनाई दे रही थी। दस्तक खिड़की के कांच पर नहीं बल्कि महक के कानों पर हो रही थी। महक इस ठक ठक से इतनी ज्यादा बेचैन हो गई कि उसने आंखें खोल ली, मगर खिड़की की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। तभी उसके कानों में एक व्यक्ति का स्वर गूंजा, कैसी हो मेरी स्वीट महक। महक ने हड़बड़ाकर खिड़की की ओर देखा, लेकिन खिड़की में खुद को खड़ा देखकर वो हैरान रह गई। उसने देखा उसकी हमशक्ल जोर जोर से खिड़की के कांच पर अपना हाथ मार रही थी। डर से महक का गला सूख गया। तभी महक ने खिड़की के पास खड़ी अपनी ही हमशक्ल के पीछे एक विशाल आकृति को देखा, जिसकी हंसी बहुत ही भयावह थी। अचानक उसने उसकी हमशक्ल को दबोच लिया, उसकी गर्दन में अपने लंबे लंबे दांत गड़ाकर उसका खून पीने लगा। तभी वो भयावह आकृति महक की ओर देखने लगी। महक बुरी तरह घबरा गई और उठकर बैठ गई। वो सपना देख रही थी। उसके पति अनंत की भी आंख खुल गई। क्या हुआ महक? तुम्हारे चेहरे पर यह पसीना कैसा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अनंत, मैंने फिर वही सपना देखा। मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ये सपना बार बार क्यों आता है। कितनी बार कहा है महक कि सपने सिर्फ सपने ही होते हैं। तुम भी यार जरा जरा सी बात पर डर जाती हो। नहीं अनंत, एक सपना एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, बार बार नहीं आ सकता। और ये सपना मुझे कई बार दिखाई दे चुका है। महक की बात पर अनंत हंसते हुए बोला, और उस सपने में तुम उस खिड़की के बाहर खड़ी हो और तुम्हारे पीछे एक भयानक परछाई है जिसकी आकृति छिपकली जैसी है। कम ऑन महक, तुम्हारे सपने के बारे में सुन सुनकर मैं थक चुका हूँ। लेकिन मुझे ये सपना बार बार क्यों आता है अनंत? अब इस बारे में मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ। इस बारे में कल किसी पंडित से पूछ लेना। हाँ, फिलहाल मैं इतना कह सकता हूँ कि सो जाओ, सुबह मुझे जल्दी उठना है। इतना कहकर अनंत सो गया, मगर महक की आंखों से नींद कोसों दूर थी। महक की शादी को 6 महीने ही हुए थे। अनंत एक बिजनेसमैन था। शादी के बाद वो महक को लेकर अपने पुराने बंगले पर आ गया था, मगर इस बंगले में आने के कुछ दिनों बाद महक को यह सपना बार बार आने लगा। बेड पर बैठे बैठे महक की आंख लग गई। सुबह अनंत के ऑफिस जाते ही महक पास वाले मंदिर के पुजारी के पास चली गई। पंडित जी, मैं अपनी एक समस्या लेकर आपके पास आई हूँ। बोलो बेटे, क्या समस्या है तुम्हारी? पंडित जी, कुछ महीनों से लगातार मुझे एक ही सपना बार बार आ रहा है। कैसा सपना? महक ने एक ही सांस में अपने सपने के बारे में पंडित को सब बता दिया। सपने के बारे में सुनकर पंडित बुरी तरह से चौंक गया और वो महक की ओर देखकर बोला, तुम रहती कहाँ हो? इस मंदिर से थोड़ी दूर जो एक पुराना बंगला बना है ना, अनंत पैलेस के नाम से, मैं वहीं पर रहती हूँ। कुछ महीने पहले ही अपने पति के साथ मैं वहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ। और सच तो ये है पंडित जी कि मैं जब से उस बंगले में शिफ्ट हुई हूँ ना, तभी से मुझे ये सपना बार बार आ रहा है। महक की बात सुनकर पंडित के माथे पर पसीना आ गया। मेरी एक सलाह मानो बेटी, उस बंगले से जितना जल्दी निकल सकती हो निकल जाओ। इस बारे में किसी से जिक्र ना करना, यहाँ तक कि अपने पति से भी नहीं। ऐसा क्या है उस बंगले में? उस बंगले में मौत के तांडव के अलावा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि वो बंगला एक शैतान नुमा इंसान का है, बल्कि उसे दरिंदा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इतना कहकर पंडित वहां से चला गया। महक घबराती हुई घर आ गई और शाम का इंतजार करने लगी। शाम को अनंत के आते ही महक ने ना चाहते हुए भी पंडित के द्वारा बताई हुई सारी बातें अनंत को बताई। महक की बात सुनकर अनंत हंसते हुए बोला, कल रात तो मैंने सिर्फ मजाक में पंडित के पास जाने के लिए बोल दिया था और तुम सच में चली गई। महक, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो। मुझे उस पंडित की बातों में सच्चाई लग रही है। मुझे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे आज तक कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ? ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। आज रात मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। मैं अकेली नहीं रह सकती अनंत। मैं जानता हूँ। तुम एक काम करो, तुम अपनी दोस्त निधि को यहाँ बुला लो। कल सुबह तक मैं वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर
अनंत तैयार होकर वहां से निकल गया। महक ने अपने दोस्त निधि को फोन करके रात में रुकने के लिए अपने बंगले में बुला लिया। अचानक आधी रात को महक को अपने बेडरूम का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। महक तुरंत उठकर बैठ गई। महक के साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि उसे खिड़की की बजाय दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी थी। उसकी नजर अचानक दीवार पर लगी हुई घड़ी पर चली गई। उसने देखा रात के 3 बज रहे थे। तभी उसके कानों में अनंत की आवाज टकराई। दरवाजा खोलो, मैं हूं महक। महक अपनी आंखों को मसलकर इधर उधर देखने लगी कि कहीं वो फिर से तो सपना नहीं देख रही। लेकिन उसके कानों में फिर से अनंत की आवाज टकराई। दरवाजा खोलो महक। महक को अब यकीन आ गया था कि वो सपना नहीं बल्कि सच था। उसने देखा कि उसकी दोस्त निधि गहरी नींद में सो रही थी। महक ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि अनंत का चेहरा बेहद भयानक, काला और छिपकली जैसा था। ठीक वैसा ही जैसा उसे सपने में अनंत के पीछे काली परछाई दिखाई देती थी। अनंत अपनी भयानक आंखों से महक को देखकर किसी दरिंदे की तरह हंसने लगा। महक बुरी तरह से चीखने लगी। महक के चीखने से निधि अचानक हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। मगर सामने उस भयानक चेहरे को देखकर निधि के गले से भी जोरदार चीख निकल गई। देखते ही देखते वो दरिंदा नुमा बला बिजली की रफ्तार से निधि के करीब आ गया और उसने अपने नुकीले पंजों से एक ही झटके में निधि की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। निधि एक भयानक चीख के साथ फर्श पर गिर पड़ी। ये सब देखकर महक के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। महक अपना सर दीवार पर मारने लगी कि तभी उसके कानों में उस भयानक दरिंदे की भारी आवाज टकराई। सर टकराने से कोई फायदा नहीं महक, ये सपना नहीं बल्कि सच है। आवाज सुनकर महक की हैरत का ठिकाना नहीं रहा। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके पति अनंत की थी, जो वहशी मुस्कान लिए हुए महक की ओर देख रहा था। महक कपकपाती हुई बोली, कौन हो तुम? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा पति हूँ। नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो सकते। तुम कोई शैतानी दरिंदे हो। वो भयानक चेहरे वाला महक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था कि पीछे से किसी ने आकर महक को अपनी ओर खींच लिया। महक ने देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसी मंदिर का पंडित था, जिनके हाथ में एक अद्भुत त्रिशूल था। पंडित को देखकर उस दरिंदे की आंखें और ज्यादा भयानक हो गई। वही रुक जा मूर्ख, मैं जानता हूँ कि ये तेरी आखिरी शिकार है। इसके बाद तू अमर हो जाएगा और फिर खुलकर मौत का तांडव करेगा। चाहता तो मैं इस लड़की को दोपहर में ही तेरे बारे में बता देता, लेकिन मैं जानता था कि ये मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी। मैं जानता था कि आज अमावस की रात है और आज की रात तू इसकी बलि जरूर लेगा। तूने इस बेचारे की दोस्त को भी मार डाला। इसने क्या बिगाड़ा था तेरा? पंडित की बात सुनकर महक फटी फटी आंखों से पंडित की ओर देखकर बोली, हाँ? ये सब क्या है पंडित जी? तुम्हारा पति एक शैतान है, एक दरिंदा है बेटी, वही दरिंदा जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। जब मैं बहुत छोटा था तब भी ये जवान था। अलग अलग शहरों में जाकर अपनी सुंदरता की जाल में लड़कियों को फंसाना और फिर अमावस की रात में उनकी बलि देकर उनका खून पी जाना, यही इसका काम है। आपको इसके बारे में इतना कैसे मालूम? क्योंकि मेरी बहन को भी अपने प्यार में फंसाकर इस दरिंदे ने इसी जगह मारा था। तब मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया था। तभी उस भयानक दरिंदे ने बिजली की रफ्तार से आकर अपने पंजे उस पंडित के सीने में गाड़ दिए। लेकिन पंडित ने अपनी पूरी ताकत से त्रिशूल उसके सीने में गाड़ दिया और देखते ही देखते उसके शरीर में आग लग गई। कुछ ही पलों में उसका शरीर राख में बदल गया। पन्ना गांव की चौपाल में एक मिठाई वाला अपने ठेले पर शुगर फ्री मिठाई का प्रचार करते हुए लोगों को फ्री में मिठाई बांट रहा है। मिठाई डिब्बे में पैक है जिसमें लिखा है शुद्ध शुगर फ्री मिठाई। ठेले के पास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है।
शुद्ध शुगर फ्री मिठाई ले लो भाई, फ्री का व्यापार है, कंपनी का प्रचार है, ले लो भाई, ले लो शुद्ध शुगर फ्री मिठाई। भाई मुझे एक डिब्बा देना। मुझे भी दे दो। मुझे शुगर की बीमारी है, पहले मिठाई मुझे दो। मैं भी शुगर पेशेंट हूँ, एक डिब्बा मुझे भी दे दो। सबको मिलेगी, आप लोग शांति से मिठाई लीजिए। मिठाई वाला सबको मिठाई के डब्बे देता है। लोग मिठाई लेकर जाते हैं और दूसरे लोग आ जाते हैं। देखते ही देखते मिठाई खत्म हो जाती है। सब लोग चले जाते हैं। मिठाई वाला अकेला रह जाता है। हमारे देश में ये अच्छा है, मुफ्त में जहर बांटो तो लोग वो भी खा लेते हैं। मेरा काम खत्म हुआ, अब मिठाई अपना काम करेगी। ये कहकर मिठाई वाला हंसते हुए अपना रूप बदलकर भूत बन जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। दिन ढलता है और रात होती है। रात के सन्नाटे में भूत प्रकट होकर इधर उधर देखकर कहता है, शुद्ध शुगर फ्री मिठाई ले लो भाई, फ्री का व्यापार है, कंपनी का प्रचार है। गांव वालों ने मिठाई तो खा ही ली होगी, अब मिठाई का जादू अपना असर दिखाएगा, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। शुगर फ्री मिठाई लेने वालों में आनंद भी था, जिसने घर आकर वो मिठाई खा ली थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ती है। उसकी पत्नी घबराती है। क्या हुआ आपको? मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे अस्पताल ले चलो। रात बहुत हो गई है, अस्पताल तक कैसे जाएंगे? मैं डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती हूँ। जल्दी करो, मिठाई खाने के बाद से मेरी तबीयत बिगड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शरीर में घुसकर मेरा कलेजा काट रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? बचाओ, मुझे बचाओ, जल्दी करो। आनंद बिस्तर पर तड़पने लगता है। पत्नी परेशान होती है। अचानक आनंद का सीना फटता है और उसका दिल निकलकर ऊपर उड़ते हुए बाहर चला जाता है। आनंद खून से लथपथ मर जाता है। पत्नी ये देखकर बेहोश हो जाती है। आनंद का दिल हवा में उड़ते हुए घर से बाहर निकलता है और तेजी से जंगल की तरफ जाने लगता है। भूत जंगल में खड़ा आसमान की तरफ देखता है। उसे उड़ता हुआ दिल दिखाई देता है। भूत खुश होकर कहता है, मेरा काम हो गया, मिठाई ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया है। अब गांव वालों के दिल पतंग की तरह उड़ते हुए मेरे पास आएंगे। भूत अपने जादू से एक चमड़े का थैला प्रकट करता है। आनंद का दिल उड़ते हुए भूत के पास आता है। भूत उसको थैले में रखता है। अब आसमान में बहुत से दिल उड़कर आने लगते हैं। भूत एक एक करके सबको अपने थैले में रख लेता है। आज मैंने इस गांव से 25 दिल निकाले हैं। मेरा लक्ष्य 100 दिलों का है। इसका मतलब अभी मुझे और मेहनत करना है। शुगर फ्री मिठाई दूसरे गांव में भी बांटना है। अगले दिन सुबह से ही गांव में मातम पसरा है। शुगर फ्री मिठाई से लोगों की मौत हो चुकी है। गांव वाले इसी शोक में डूबे आपस में चर्चा करते हैं। आज गांव से 25 लाशें निकली हैं। शुगर फ्री मिठाई का शाप है ये। उसके खाने के बाद ही सबकी तबीयत बिगड़ी है। गांव में जिसने शुगर फ्री मिठाई खाई उन सबकी मौत हो गई है। मौत नहीं, ये दर्दनाक हत्या है और हत्यारा वो मिठाई वाला है। मिठाई खाने से रिएक्शन हो सकता है, लेकिन शरीर से दिल निकल जाए ये नहीं हो सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? भाई, ये मामला भूत प्रेत का है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। किसी भूत ने आकर शुगर फ्री मिठाई के बहाने भोले भाले गांव वालों की हत्या की है। हमें किसी पंडित या तांत्रिक से मिलना चाहिए। ये हत्या का मामला है, इसलिए हमें तांत्रिक से पहले पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हाँ, 25 आदमियों की हत्या ये कोई छोटा केस नहीं है। चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। गांव के लोग पुलिस स्टेशन जाकर अपनी शिकायत करते हैं। पुलिस तुरंत एक्शन लेते हुए गांव में मुनादी करवाती है। सुनो सुनो सुनो, पुलिस की तरफ से सावधान किया जाता है।
कि कोई किसी अनजाने आदमी से मिठाई के साथ दूसरे खाने पीने की चीजें नहीं लेगा। और जब तक ये समस्या सुलझ नहीं जाती, गांव की सभी मिठाई की दुकान बंद रहेगी। इस सावधानी से आप सब अपनी जान बचा सकते हैं। सुनो सुनो सुनो। पुलिस का ऐलान सुनकर मिठाई की सभी दुकानें बंद हो जाती हैं। गांव वालों की सावधानी भूत के लिए परेशानी का कारण बनती है। भूत गांव के एकांत में प्रकट होकर सोचता है, पुलिस ने मेरे काम में बाधा डाल दी है। अभी तक मैं 90 लोगों को शुगर फ्री मिठाई खिलाकर उनके दिल अपने पास जमा कर चुका हूँ। बस 10 लोगों को ये मिठाई खिलाना बाकी है। उसके बाद मेरे पास 100 दिल हो जाएंगे। 100 दिलों की माला पहनते ही मुझे भूतों का राजा बना दिया जाएगा। इसके बाद मैं भूत महल के सिंहासन पर बैठूंगा। हा 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 हा। भूत अहंकार से हंसता है। तभी वहां एक खूंखार कुत्ता आकर भूत को देखता है और भौंकते हुए उस पर झपटता है। भूत भागता है, लेकिन कुत्ता उसका पीछा नहीं छोड़ता। भूत गांव की चौपाल तक आ जाता है। अचानक उसके कदम रुक जाते हैं, जैसे किसी ने उसको जकड़ लिया हो। कुत्ता भी वहां आकर रुक जाता है। तभी इंस्पेक्टर और तांत्रिक चौपाल में आते हैं। गांव वाले भी साथ रहते हैं। भूत समझ जाता है कि ये खेल तांत्रिक का है। अच्छा, तो ये खेल तुम्हारा है तांत्रिक। सिर्फ तांत्रिक का ही नहीं, मेरा भी खेल शामिल है। ये पुलिस का कुत्ता है जो तुम्हें दौड़ा कर यहाँ तक लाया है, और हमने तुम्हें यहाँ बांध दिया है। अब तुम एक कदम भी चल नहीं सकते। मुझसे क्या चाहते हो? गांव के 90 लोगों की हत्या का बदला हम तुम्हें शुगर फ्री मिठाई की कीमत देना चाहते हैं। अब तुम भूतों के राजा नहीं बन पाओगे, क्योंकि हम तुम्हें यहाँ से नरक भेजने वाले हैं। हमें जाने दो तांत्रिक, अब मैं अपनी शुगर फ्री मिठाई किसी को नहीं खिलाऊंगा। तुम शुगर फ्री मिठाई खिलाने के लिए जिंदा भी नहीं रहोगे। तांत्रिक अपने कमंडल से एक एक लड्डू निकालकर गांव वालों को देता है। गांव वाले लड्डू लेकर सतर्क होते हैं। गांव वालों, ये लड्डू तुम इस भूत पर मारो, इससे तुम्हारा बदला पूरा होगा। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। भूत, ये लड्डू शुगर फ्री नहीं है। गांव वालों, मारो इसे। गांव वाले भूत को लड्डू फेंक कर मारते हैं। जैसे ही लड्डू भूत को लगता है, उसके बदन में आग लग जाती है। भूत जलने लगता है। आखिर में तांत्रिक अपने हिस्से का लड्डू कमंडल से निकालकर भूत को मारता है। एक जोरदार धमाका होता है और भूत जलकर राख हो जाता है। गांव वालों, इस भूत से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन गांव का पवित्र होना अभी बाकी है। कल हम इसी चौराहे पर यज्ञ करके गांव को पवित्र कर देंगे। इस शुभ कार्य में हम भी शामिल होंगे। गांव वाले खुश होकर तांत्रिक और इंस्पेक्टर को धन्यवाद कहते हैं। भवानी गांव में हर रात 2 बड़े पैर चलते हुए दिखाई देते हैं। उन पैरों से जमीन में गड्ढे पड़ जाते हैं। गांव की हर गली में ये पैरों के निशान पहेली बने हुए हैं। इसके साथ बस्ती के एक घर में क्रॉस का निशान भी लगा हुआ है। गांव वाले इस अद्भुत घटना से चिंतित हैं और आपस में चर्चा करते हैं। ये पहेली कौन बूझेगा कि गांव में पैरों के निशान किसके हैं? हमें तो ये पैरों के निशान देखकर लाल बुझक्कड़ की कहानी याद आ गई। गांव की ऐसी कोई सड़क नहीं जिस पर पैरों के निशान ना बने हों। निशान तो आदमी के पैरों के जैसे हैं, लेकिन इतना बड़ा राक्षस जैसा आदमी अपने गांव में कहाँ है? अपने गांव की छोड़ो, ऐसा राक्षस आसपास के गांव में भी नहीं है। भाई, बस्ती के एक घर में जो क्रॉस का निशान बना है, उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे? हाँ, वो निशान भी तो एक रहस्य है। गांव वाले दिन भर इसी चर्चा में उलझे रहे और रात हो गई। गांव की सुनसान सड़क पर 2 बड़े पैर चलते हुए दिखाई देते हैं। पैर इतने बड़े हैं कि जब जमीन पर पड़ते हैं तो निशान बन जाते हैं।
दो पैर उस घर के पास पहुंचते हैं जिस पर क्रॉस का निशान बना है। पैर इतने बड़े हैं कि उसके सामने घर छोटे दिखाई देते हैं। एक पैर हवा में उठता है और घर के ऊपर जोर से गिरता है और घर ध्वस्त हो जाता है। अब किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। हंसने वाला एक विशालकाय भूत है जिसके सामने पूरी बस्ती छोटी दिखाई पड़ती है। भूत हंसता हुआ आगे निकल जाता है। अगली सुबह गांव के लोग उस घर के आसपास जमा होते हैं जिसको भूत ने अपने पैरों से ध्वस्त कर दिया था। भाई, इसी घर पर क्रॉस का निशान लगा था। हाँ भाई, इस घर में दो लोग रहते थे, दोनों ही मर गए। सुना है बस्ती के दो घरों में ऐसे ही निशान लगे हैं। हे भगवान, हम सब की रक्षा करना। ऐसा लगता है जैसे किसी ने घर पर बुलडोजर चलाया हो। ये बुलडोजर नहीं, किसी राक्षस के दो पैर हैं। इस राक्षस की हम गांव वालों से क्या दुश्मनी है? बड़े पैरों की समस्या का समाधान बड़े बाबा के पास ही होगा। तुम सिद्ध बाबा की बात कर रहे हो? हाँ, हमें उन्हीं के पास चलना होगा। गांव के लोग सिद्ध बाबा के आश्रम आते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। सिद्ध बाबा, विशालकाय पैरों ने पूरे गांव की सड़क पर गड्ढे कर दिए हैं। हाँ बाबा, इतने बड़े पैर किसी आदमी के कैसे हो सकते हैं? ये पैर किसी आदमी के नहीं हैं और ना ही किसी राक्षस के हैं। तो फिर किसके पैर है बाबा? ये मैं तुम्हारे गांव चलकर ही बताऊंगा। सिद्ध बाबा अपना कमंडल लेकर गांव वालों के साथ आश्रम से बाहर आते हैं कि अचानक उनके सामने दो पैर दिखाई देते हैं। गांव वाले उन पैरों को देखकर भय से कांपने लगते हैं। बाबा, यही दो पैर हैं जिसने गांव में आतंक फैलाया है। बाबा, इसके पैर ही पैर दिखाई दे रहे हैं। ये कितना विशालकाय है। ये हमें कुचलने आ रहा है, भागो! गांव वाले वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। विशालकाय भूत झुककर सिद्ध बाबा को अपने हाथ में उठाकर खड़ा होता है। बाबा उसकी मुट्ठी में कैद हो जाते हैं। मुझे छोड़ दो और गांव वालों को परेशान करना बंद कर दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? नहीं मानोगे तो नुकसान में रहोगे। इस समय तुम अपने नुकसान की सोचो सिद्ध बाबा। विशालकाय भूत सिद्ध बाबा को अपने हाथ से बहुत दूर फेंकता है। बाबा आश्रम में गिरते हैं। विशालकाय भूत हंसते हुए वहां से चला जाता है। विशालकाय पैरों ने आज फिर से दो घरों को ध्वस्त कर दिया है। सब लोग उन्हीं दोनों घर के पास जमा हैं। तभी वहां सिद्ध बाबा आते हैं। बाबा, इस घर की हालत देखिए। ऐसा लगता है जैसे किसी ने भीम की गदा से इसे मटिया मेट कर दिया हो। इस घर में भी जितने लोग रहते थे वो सब के सब दबकर मर गए। बाबा, कुछ दिनों में हमारी बस्ती इसी तरह उजड़ जाएगी बाबा। हाँ, अगर इस विशालकाय भूत के पैरों में बेड़ियां नहीं डाली गई तो ये ऐसा ही करेगा। बाबा, इसके विशालकाय पैरों में बेड़ियां कौन डालेगा बाबा? इसके पिता। क्या? कौन है इसके पिता? वामन देव। वो गांव का बौना आदमी। ये विशालकाय भूत इसी का बेटा है। लेकिन वामन देव का बेटा भूत कैसे बन गया? ये कहानी वो खुद बताएगा। विशालकाय भूत मेरी विद्या से नहीं, पिता की आज्ञा से मानेगा। तुम लोग अभिलंब उनके पास जाओ। गांव के लोग वामन देव के घर आते हैं। वामन देव एक छोटे कद का बौना आदमी है। गांव के लोग वामन देव को उस विशालकाय भूत की सारी बात बताते हैं। वामन देव अपने बेटे नाटू को बुलाते हैं। नाटू, मेरे बेटे, तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे सामने आओ। वामन देव की पुकार सुनकर विशालकाय भूत
वहां प्रकट होता है। वामन देव और गांव वाले उसे देखकर हैरान होते हैं। पिताजी, आपने मुझे किस लिए बुलाया? नाटू बेटे, ये तुम किस रूप में हो? इस विशालकाय की क्या आवश्यकता है? और तुम इस विशालकाय से गांव को डराकर उनकी हत्या कर रहे हो। पिताजी, मुझे ऐसा करने पर गांव वालों ने ही विवश किया है। क्या मतलब? आप तो जानते हैं कि मैं भी आपकी तरह छोटे कद का बौना था। गांव वालों ने मेरे बौनेपन का खूब मजाक उड़ाया। मैं जब भी बाहर निकलता, गांव वाले बोना कहकर चिढ़ाते और पत्थर मारते। स्कूल से ऑफिस तक मुझे किसी ने नहीं अपनाया। तंग आकर मैंने आत्महत्या कर ली और भूत बनकर संकल्प लिया कि मैं विशालकाय रूप में इन गांव वालों से अपने अपमान और मौत का बदला लूंगा। विशालकाय भूत की बात सुनकर गांव वाले शर्मिंदा होते हैं और अपनी गलती की माफी मांगते हैं। नाटू, हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दो नाटू। नाटू बेटे, तुम मुझसे हमेशा पूछते थे कि मैं बड़ा कब बनूंगा। आज तुम इन गांव वालों को क्षमा करके बड़े बन जाओ बेटे। नाटू गांव वालों को क्षमा करके अपने लोक चला जाता है। गांव वाले वामन देव को धन्यवाद कहते हैं।